चुनाव के अंदर सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी। जहां सरकार ने सारी सीमाएं लांघने का काम किया, वहीं जिस इलेक्शन कमीशन को हम निष्पक्ष एजेंसी मानते हैं, जिसको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, हैरानी की बात थी कि अब की बार इलेक्शन कमीशन भी जो है एक स्पाइनलेस व्यक्ति की तरह काम कर रहा था। सरकार के इतना ज़्यादा दबाव में था कि हमने इलेक्शन कमीशन को 15 रिटर्न में कंप्लेंट दी, और जो 15 कंप्लेंट दी थी उसके अंदर बाकायदा तौर पे हमने सारे सबूत जुटा करके उनके सामने बताए और उनसे हमने कहा कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ने हमारी एक भी किसी कंप्लेंट का कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात थी, हमें अवगत नहीं कराया, आंसर नहीं दिया कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट हमें रिसीव भी हुई है क्या। वहीं प्रदेश की सरकार ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए जहां सरकारी मशीनरी का डट करके दुरुपयोग किया, वहीं पहली दफा देखने को मिला कि पुलिस की गाड़ियों में पैसा भर करके आया और पुलिस के पहरे में ही पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बाहर पुलिस खड़ी रहती थी गाड़ियां भर करके, और अंदर जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये प्रति वोट के हिसाब से पैसा बांटा जा रहा था। हमने उनकी वीडियोग्राफी करके भी इलेक्शन कमीशन को दी। हमने उनको एक एक जगह बताया कि कहाँ कहाँ कौन कौन व्यक्ति पैसा बांट रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में पैसे बांटे जा रहे हैं, उनकी वीडियो बना करके भी दिए। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और सरकार ने अपनी तरफ से इस इलेक्शन में कोई भी बेहूदगी करने में कमी नहीं छोड़ी। सरकारी मशीनरी का इतना बड़ा दुरुपयोग था जैसे कोई कश्मीर में चुनाव हो रहा। आपको हैरानी होगी सुन करके, आपके बहुत सारे पत्रकार साथी वहाँ पे गए हुए थे जो उस इलेक्शन को जा करके कवर कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा था कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था या उसके प्रचार में जो लोग गए हुए थे, उनके साथ 20-20 गाड़ियां, बसें जो है पुलिस की भर करके अर्धसैनिक बलों की चलती थी। वहां पे मैं एक गांव में गया, और गांव में गया तो मुझे गांव के लोगों ने पूछा कि अपने यहाँ चुनाव में तो कभी इस तरह से फोर्स नहीं आया करती थी, अब की बार क्या हो रहा है, किस वजह से इस तरह से फोर्स आ रही है, और फोर्स भी अब की बार तो नई नई ड्रेस में आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारे यहाँ पे कोई उग्रवादियों ने कोई अटैक कर रखा है, कोई एक्सट्रीमिस्ट आए हुए हैं, और फौज की वर्दी के अंदर ये लोग जो घूम रहे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं। मैंने उनसे फिर एक बात बताई। मैंने कहा कि जो ये लोग आज पुलिस के आए हुए हैं यहाँ पे, जो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो लगा रखी है, इसका काम है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना। लेकिन हैरानी की बात है, सरकार ने बॉर्डर की सिक्योरिटी से हटा करके इनको ऐसे व्यक्तियों की सिक्योरिटी में लगा दिया जिनके खिलाफ 376 और 302 के मुकदमे हैं। गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रही है। किस तरह से मतलब पुलिस का वहां पे दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद इलाहाबाद का जो मतदाता था, जो केवल खेती पे निर्भर करने वाला था, उस मतदाता ने जहां मुझे 9,000 वोट ज़्यादा दिया पिछले चुनाव से, पीछे मुझे 57,000 कुछ वोट दिया गया था, अब की बार 8,000 वोट बढ़ा करके 65,000 वोट जो है, 65,000 कुछ वोट मेरे पक्ष में उन्होंने डाले। तो 8.5 और 9 के आसपास के करीब मेरा वोट जो है, अब की बार मार्जिन पहले से वोट का बढ़ा। जहां मेरा वोट बढ़ा, वहीं भाजपा
जो चुनाव लड़ रही थी वो अकेली भाजपा नहीं लड़ रही थी। उस चुनाव के अंदर भाजपा, जेजेपी और कांग्रेस और एक वो अलोपा, ये चारों इकट्ठे हुए थे। कांग्रेस का तो ये हालत थी अब की बार कि कांग्रेस के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इस चुनाव में इकट्ठा होकर के चुनाव को लड़ रहे थे। जैसे मैंने पहले भी कई दफा आपके सामने ये बात रखी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलने वाला व्यक्ति है, ये भाजपा से मिले हुए हैं। और मैंने अनेक दफा आपके सामने सबूत बताए कि कैसे राज्यसभा के चुनाव के अंदर इसी जिस जगह पे हम बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी के अंदर मतदान के अंदर बड़ा हुआ था, पेन की स्याही बदल करके उन्होंने भाजपा की मदद करी थी, सुभाष चंद्र को एमपी बनाया था। उसके बाद अपने बेटे को मेंबर पार्लियामेंट बनाने के लिए भाजपा से सांठ-गांठ करी थी। और इस चुनाव के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वेलनाबाद में वोट मांगने गया कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में, तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने आया हूं, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उसका सीधा इशारा था कि गोपाल के भाई के पक्ष में मतदान किया जाए, गोविंद को वोट दिया जाए, बीजेपी की मदद की जाए। जहां उन्होंने मदद करी वहीं और कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने भी खुल करके भाजपा के लिए वोट मांगे और भाजपा के पक्ष में वोट डलाए। कांग्रेस का उम्मीदवार जो था, जिसको पिछली बार 35,000 वोट मिला था, अब की बार 20,000 वोट उसको मिला, 15,000 वोट कम हो गया। और वो 15 का 15,000 वोट जो है भाजपा को शिफ्ट हुआ। और भाजपा को जब शिफ्ट हुआ तो उनकी 45,000 से बढ़कर के वोट वो 60,000 हुई। मतलब सारी पार्टियां मिल करके अब की बार इस चुनाव के अंदर जीतने का प्रयास कर रही थी। जहां कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो फिर मुख्यमंत्री को, क्योंकि 2 बाई इलेक्शन हमारे प्रदेश में हुए, पहला बाई इलेक्शन बड़ौदा का हुआ, तब सरकार को बड़े 1 साल हुआ था और 1 साल में ही लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना मैंडेट दे दिया था। रिजाइन तो उसी वक्त कर देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद क्योंकि कृषि के 3 काले कानून और बन गए और ये लगातार इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि हमने जो कानून बनाए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, ठीक है। अब की बार फिर इलाहाबाद के उपचुनाव के अंदर जहाँ कृषि के 3 काले कानूनों को नकारने का किसान ने काम किया, वहीं सरकार के खिलाफ एक बार फिर कि सरकार जो है टोटल फेल हो चुकी है, इसकी लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए अब मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो जिस ढंग से पिछले 3 दिन से लगातार हरियाणा प्रदेश के माहौल को खराब करने का सरकार की तरफ से एक प्रयास हो रहा है, कहीं इनके मेंबर पार्लियामेंट जो है वो जाकर के इस तरह की भाषा बोलते हैं और प्रेस के रूबरू खड़े होकर के कहते हैं कि कोई अगर हमारे पूर्व मंत्री की तरफ हाथ करेगा तो हम उसका हाथ काट लेंगे, कोई उसकी तरफ आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। मेंबर पार्लियामेंट इस किस्म की भाषा बोल करके कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने की कोशिश करता है। इसी तरह एक इनका राज्यसभा का मेंबर रामचंद्र, जो जात पात को बढ़ावा दे करके कहीं इस विवाद को बढ़ाना चाहता है, जो जिस ढंग से उसने भी वहाँ जा करके जो किसान विरोध कर रहे थे शांति प्रिय तरीके से, उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। एक किसान आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इस तरह का जहर घोल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जहां उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए वहीं मुख्यमंत्री को इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की कमजोरी है, उसकी वजह से प्रदेश में इस किस्म के हालात आज लगातार होते जा रहे हैं। पहले इसी मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए राजकुमार सैनी की पीठ पे हाथ रख करके इस हरियाणा प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया था। उस व्यक्ति की वजह से जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 लोग
बिना वजह के मौत के घाट उतार दिए गए थे। वहीं जहां प्रदेश के हालात खराब किए, जहां प्रदेश के अंदर भाईचारे को तोड़ने का काम किया, आज फिर सत्ता में बैठे लोग जो है इस तरह के अच्छे हथकंडे अपना करके इस प्रदेश के राजनीतिक माहौल को जहां खराब करना चाहते हैं, जहां भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, जहां अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। इसके लिए गवर्नर को, महामहिम को तुरंत जो है इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और गवर्नर रूल लगा करके यहाँ पे शांति स्थापित करनी चाहिए ताकि प्रदेश का माहौल ठीक हो सके। इस सरकार के रहते मुझे नहीं लगता कि प्रदेश का माहौल जो है ठीक हो पाएगा, क्योंकि जिस सरकार में बैठे लोग, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई उनका एमपी है, चाहे कोई उनका राज्यसभा का मेंबर है, चाहे कोई पूर्व मंत्री है, अगर वो इस किस्म की भाषा बोलते हैं, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती, तो इसका मतलब सरकार का उनको पूरा आशीर्वाद है। सरकार स्वयं माहौल खराब करना चाहती है। उदाहरण आपके सामने है, पिछले 2 दिन के अंदर अलग अलग 4 पॉइंट्स चूज किए गए हरियाणा प्रदेश के चारों कोणों में, और किस तरह से इस भाईचारे को बिगाड़ा जाए, इसके लिए एक जगह दुग्गल को भेजा गया, एक जगह पे रामचंद्र जांगड़ा को भेजा गया, एक जगह के ऊपर आपके इसको अरविंद शर्मा को भेजा गया, और एक जगह के ऊपर उसको पूर्व मंत्री जो क्या नाम इसका मनीष ग्रोवर को भेजा गया। ये एक पूरी साजिश थी। साजिश के तहत हरियाणा प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक षड्यंत्र था, लेकिन वो अपने षड्यंत्र में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने माहौल खराब करने की अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए गए। ये सारी चीज़ें ऊपर के लेवल से तय करके इनको दी गई है। ये बात स्वयं इन चारों में से एक व्यक्ति ने स्वीकार करी है कि हमें जो ऊपर से आदेश दिया गया, जैसी भाषा हमें बोलनी चाहिए थी, जो हमें कहना चाहिए था, वो हमें लिखित रूप में दिया गया। हमने उसी को ले जा करके प्रेस और पब्लिक के सामने कहा ताकि हालात बिगड़े, हालात खराब हों। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिम्मेवार है, उसके मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बस और तो नहीं कोई बात है। ये जो चुनाव है मेरा, ये 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ किसान की एक बहुत बड़ी जीत है। अब की बार मुझे 9,000 वोट ज़्यादा दे करके किसानों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हम ये कृषि के 3 काले कानून जो है बर्दाश्त नहीं करते, हम इनको मानते नहीं। ये कानून वापस हो, एमएसपी का कानून बने। बीजेपी कह रही है सर कि चुनाव भले हमें चौटाला जीते हों, लेकिन मार्जिन पिछली बार से कम हुआ है, और ये हमारी एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कामयाबी। मैंने आपको अभी बताया कि मुझे पिछली बारी 57,000 कुछ वोट मिले थे, और अब की बार मुझे जो है 65,000 से ऊपर वोट मिले। 65,992 वोट मिले, मतलब 66,000 वोट समझो। 9,000 वोट मेरा पिछले चुनाव से बड़ा है। और जो बीजेपी कहती है कि मार्जिन कम हुआ है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने अपना वोट जो है बीजेपी को शिफ्ट किया, इसीलिए कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। अब ये मोहर लग चुकी है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों मिलकर के प्रदेश को नुकसान करना चाहते हैं। हुड्डा साहब ने तो आपको भी अपना मित्र बताया था। हैं? जहाँ एक और कांडा साहब को अपना मित्र बताया था, उन्होंने आपको भी एक अपना मित्र बताया था। मेरी और भूपेंद्र सिंह की तो मित्रता कभी रही नहीं, ये तो जग जाहिर है। ये तो कोई अगर अपनी बात को फिर किसी तरीके से उसको कवर करना चाहता था, इसलिए शायद उसने ये बात कह दी होगी। मेरा तो कांग्रेस के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। किसी ने प्रचार नहीं किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, शायद वहाँ इलाहाबाद में भाजपा की मदद कर रहा था, इसीलिए तो वहां पे एक बार गया और जाते सबसे पहले बात ये कही कि भी गोपाल कांडा मेरा मित्र है। अब गोपाल कांडा क्योंकि उसके मंत्रिमंडल में मंत्री था, और हो सकता है कि उस वक्त की कोई ज़्यादा बड़ी दोस्ती होगी,
उस दोस्ती को अच्छे ढंग से निभा के है। सर अब पीछे आपने 6 महीने तक विधानसभा में भी नहीं थे, अब विधायक भी नहीं थे, अब क्या मुद्दे आप उठाने जा रहे हैं आगे, क्योंकि अब बतौर विधायक स्पीकर को क्या विधानसभा का सत्र बुलाए हैं? फिर देखो क्या मुद्दे उठाता हूँ। मेरा सबसे पहला मुद्दा किसानी का होगा। इन कृषि के 3 काले कानूनों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के साथ मिल करके कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी, उस आंदोलन को फिर से ताकत मिले, किसान को फिर मजबूती मिले। मेरा सबसे पहला मुद्दा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ सरकार की घेराबंदी करना है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे सरकार को 7 साल हो गए थे, तो 7 साल पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? गठबंधन में 2 साल हो गए, 5 साल सरकार। वहाँ मुख्यमंत्री गया, इनके मंत्री गए और ये भाषण देते थे और कहते थे कि इलाहाबाद का विकास नहीं हुआ। ये बात तो मैं भी कहता हूँ कि इलाहाबाद में पिछले 17 साल से कोई विकास नहीं हुआ। 17 साल में जो कोई विकास करवाया वो या तो मैंने विधायक रहते हुए करवाया या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने विधायक रहते हुए कराया। इन 17 साल में 10 साल कांग्रेस का राज था, 7 साल बीजेपी जेजेपी का राज हो गया। ये कहते थे वहां कि अगर आप विकास चाहते हो, सरकार का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमें वोट दो, कंडीशनली वोट मांगते थे। इलाहाबाद का मतदाता जो है वो बहुत स्वाभिमानी है, वो ना तो किसी के दबाव में आता, ना किसी से डरता, ना वो बिकता। इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। जो छोटे छोटे कर्मचारी डिपो होल्डर जो था गांव का, इन्होंने उस डिपो होल्डर को भी ये बुला करके कहा कि या तो तेरा डिपो बंद कर देंगे या तो हमारे पैसे बंटवा। इन्होंने आंगनवाड़ी की वर्कर को बुला करके भी ये कहा कि आप क्यों कि सारा दिन गरीब लोगों में रहती हो, उनका कैसे वोट हमें मिले, इसके लिए तू हमारी मदद कर। इन्होंने आशा वर्कर को भी पकड़ा, इन्होंने स्कूल के चौपड़ासियों को तक भी नहीं बख्शा। इन्होंने जो कोई छोटा मोटा कर्मचारी था उस पर इस बात को लेकर के बहुत दबाव बनाया कि हमारा राज है और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या आप हमारी मदद करो। इन्होंने जितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ये कर सकते थे, इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप में से बहुत साथी वहाँ थे, आपने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। इलेक्शन कमीशन भी कैसे नपुंसक बना हुआ था, इस बात का एहसास आपको इस चुनाव में हुआ होगा जरूर। मैंने गिनती के समय ऑब्जर्वर से पूछा था कि हमने जो कंप्लेंट दी उनका क्या हुआ, तो ऑब्जर्वर के पास कोई जवाब नहीं था। ऑब्जर्वर मेरी बात को टाल गया। मैंने फिर दोहरा के कहा, मैं क्या आपकी क्या जिम्मेवारी थी, आप किस लिए यहाँ आए हुए थे, चुनाव आयोग ने आपको किस काम के लिए भेज रखा था। जब हमने आपको कंप्लेंट दी, अगर हमारी कंप्लेंट सही नहीं थी तो कम से कम आप हमें लिख करके भेजते कि हमने जांच कर ली, इसमें कुछ ठीक नहीं पाया गया। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कोई जवाब नहीं था उस आदमी के पास। इसका मतलब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी अपने अधीन ले लिया एक तरह से, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी। हमने हर कंप्लेंट के साथ वीडियोग्राफी करके दी इनको। 15 से ज्यादा कंप्लेंट दी, अलग अलग कंप्लेंट्स हैं ये सारी सारी। और तो इनकी कॉपियां आपको दे देंगे, वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। वीडियो तुम खुद नहीं बना रहे थे वहां, आप खुद तो बना रहे थे सारी चीजें। मुझे तो आप जैसे भाई आके बताते थे, अबे सिंह जी फलानी जी का ये हो रहा है, हम भी वीडियो बना के ले आपको दे देते हैं। मैं बहुत जल्दी इसके लिए कार्यक्रम बनाऊंगा। मैं अभी उनसे संपर्क करके और सिंगू बॉर्डर पे भी जाऊंगा और टिकरी के बॉर्डर पे भी जाऊंगा, और मैं यूपी का जो बॉर्डर है गाजीपुर, वहाँ भी जाके आऊँगा, राजस्थान वाले बॉर्डर पे भी जाके आऊँगा, क्योंकि पहले भी मैं लगातार इन चारों बॉर्डर्स के ऊपर जाता रहा हूँ और वहाँ जा कर के किसानों से लगातार मिलता रहा हूँ।
अब भी उनसे जाकर के मिलूंगा। सर, आपने कहा कि किसानों को उकसाने के बयान जो कुछ नेताओं ने दिए, एक नेता ने ये बात मानी भी है कि ऊपर से बयान दिलवा रहे हैं। कौन लोग हैं जो ऊपर से बयान दिलवा रहे हैं? क्या उनका नाम भी जान? आरएसएस के लोग हैं और सत्ता में बैठे लोग हैं। ये बात मुख्यमंत्री से पूछना। मुख्यमंत्री अगर आपको नहीं बताए तो मैं उस व्यक्ति का नाम भी बता दूंगा जिस व्यक्ति ने ये सारी बात बताई कि हमें ऊपर से इस किस्म के आदेश थे कि हमें क्या भाषा बोलनी। ये लिखित में आया हमारे पास और हमने वही भाषा फिर प्रेस के सामने भी पब्लिकली बोली। सर, आपने जिस तरह कहा था कि अगर दोबारा भी जरूरत पड़ी इस्तीफा देने की तो आप दोबारा भी किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे देंगे? मैं किसानों से मिलने जाऊंगा और अगर वहाँ के किसान जत्थेबंदियाँ फिर से मुझे ये कहेंगी कि अवैध सिंह जी कृषि के 3 काले कानून रद्द हो, इसके लिए आप एक बार फिर इस्तीफा दो, तो फिर अवैध सिंह इस बात से हिचकिचाएगा नहीं, फिर इस्तीफा दे देगा। वही इसी लेकर आज सुबह दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चुनाव कोई खेल नहीं है जो बार बार इस्तीफा दिया दोबारा चुनाव करवा दिया। मैं ऐसे लोगों के सवाल का कोई उत्तर देना नहीं चाहता। मैंने जिस दिन मेरा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था एक बात कही थी, उसमें सारी चीज़ खत्म हो जाती है। आप मेरे उस सवाल का जवाब उनसे ले लो, वो उस पर क्या आंसर देते हैं, फिर मैं आपको आगे कोई बताऊंगा कि क्या है। मैंने उस दिन कहा था कि जंगल में शेर जो है उसको इंजर्ड किया जा सकता है, उसको घायल किया जा सकता है, लेकिन गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। आज भी वही बात कह रहा हूँ कि मुझे इन्होंने मारने के लिए हर तरह के अच्छे हथकंडे अपनाए, पैसे बांटे, सरकारी दबाव दिया, पुलिस प्रशासन का रौब दिखाया, वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके लोगों को कहीं दबाने की कोशिश करी गई। कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया और जो नए हथकंडे अपनाने चाहिए थे वो सारे अपनाए। उसके बावजूद लोगों ने मुझे 9,000 ज़्यादा वोट दिए और मैं चुनाव जीत करके आया। मेरी इस बात का आंसर वो दे दें, फिर कोई आप उनके बारे में मेरे से पूछ लें कि वो क्या कहते हैं, क्या उनकी हैसियत है, क्या औकात है। अब उनको एहसास नहीं हुआ। अजय सिंह मेरे बारे में कहता था कि अगर हम नहीं चुनाव में जाते, अगर हम इसके चुनाव में चले जाते पिछले में, तो अजय सिंह विधानसभा का सदस्य नहीं बनता। अब की बार तो चारों भाई अजय सिंह भी, दोनों उसके बेटे और भाभी रात को 2-2 बजे तक लगातार लोगों के दरवाजों पे दस्तखत दे रहे थे। गोविंद के चुनाव की बजाय उस चुनाव को उन्होंने ज़्यादा लड़ा। उसके बाद लोगों ने सबक सिखा दिया। पूछ ले उनसे, अब की बार तुमने जोर लगा लिया नहीं, वो तो फिर विधानसभा में आ गया था, और आ गया नहीं उनकी छाती पे बैठूंगा। सर, जिस दिन आपके चुनाव प्रचार का लास्ट दिन था, उस दिन राकेश टिकैत द्वारा एक बयान आया था कि झोला जिसका है उसको सौंप दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसानों का कितना श्रेय है आपकी इस जीत में? क्योंकि कहा जा रहा था कि इन्होंने का गढ़ है इलाहाबाद को कहा जाता है, कितना आप श्रेय देना चाहेंगे किसानों को आपकी दोबारा जीत? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो टोटल खेती करने वाले लोगों पे निर्भर करती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेरी जीत नहीं, किसानों की जीत है। किसानों को हराने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, अलोपा सब इकट्ठे हो गए थे और सारे तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए, उसके बावजूद किसान जीता है। जो बात टिकैत साहब ने कही, आप किसी के घर में अपनी अटैची रख दोगे, कोई खोल के देख लेगा तो यूँ समझ लो फिर तो आपका विश्वास खत्म हो गया ना है। ईमानदारी तो यही कहती है कि उसकी संभाल के रखो और उसको वापस दे दो। क्योंकि भाजपा द्वारा बयान आता है कि जो गढ़ तो है वो गड़बड़ हो गया है, गढ़ नहीं रहा है इन लोगों का, उसकी अब आप ये बताओ गढ़ है कि नहीं है? दिख रहा है, जवाब दे दिया आप। सर, पवन बेनीवाल के साथ आपका तीसरा मुकाबला हुआ। पहले 2 मुकाबलों में 10 से 12 का अंतर था। इस बार बीजेपी से जब वो कैंडिडेट थे 2 चुनाव में, इस बार वो कांग्रेस आए तो उनका मार्जिन घटा है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी का इलाहाबाद में मजबूत होता है? मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा के साथ
पिछले 7 साल से सांठ-गांठ किए हुए हैं। आपके सामने था राज्यसभा में सुभाष चंद्रा का जाना। क्या कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के पक्ष में मतदान करना नहीं था? उस दिन साबित नहीं हो गया था? भाजपा का, आप भाजपा जिसको अपना गढ़ मानती है, वो ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि हम चुनाव हारे? हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद सेशन आएगा, मैं विधानसभा के सेशन में सरकार में बैठे लोगों से पूछूंगा कि तुम वहां गए थे सारे, और जो भाषा तुम बोल करके आए, जो काम तुमने वहां किया, क्या इसकी इंक्वायरी कराओगे? मैं तो आज भी डिमांड करता हूं कि इस इलेक्शन की इंक्वायरी हो। जिन लोगों ने इस इलेक्शन के अंदर प्रलोभन दिए हैं, लालच दिए हैं, जिन लोगों ने सरकार का मिसयूज किया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। सर, आपने अभी बताया कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, कार्रवाई नहीं की। सुभाष चंद्रा का भी आप एग्जांपल दे रहे हैं, शाही बदली आरोप ही आज तक इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ किया नहीं इसको पहले। तो तभी तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी स्पाइनलेस हो चुका है, वो भी अब इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम नहीं कर रही। सर, जिस तरीके से आपने आरोप लगाया कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, क्या आप मांग करते हैं? क्योंकि उस दिन हमने देखा था, आपने कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने कहा इसकी जांच सीबीआई नहीं, सिटिंग जज से होनी चाहिए, हाई कोर्ट के, ताकि आइंदा से इस तरह की सरकार जो है बेकायदियां ना कर सके।